आइए बच्चों, अभी तक हमने जो देखा है भारत में राष्ट्रवाद में गांधी जी की एंट्री कैसे हुई उसको हमने देखा है। अब गांधी जी की एंट्री जब भारतीय आंदोलन में हो गई है, स्वतंत्रता संग्राम में हो गई है, तो गांधी जी कैसे स्टेप लेते हैं और उनका जो काम रहता है, जो कार्य रहता है, वो कैसा रहता है, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनका जो पूरा कालखंड है उसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो गांधी जी का भारत में आगमन, भारत कौन? गांधी। भारत में गांधी आए हैं कहां से? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका से 1915 ईस्वी। ठीक, 15 में आते हैं। आने के बाद 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर के किनारे आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक, आश्रम बनाया। गांधी जी ने भारत में आने के बाद अपना काम क्या किया कि 1916 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनाया। अब इनकी जो विचारधारा है, गांधी जी की जो सोच है, सोच मतलब ये जो सोचते हैं, इनका जो तरीका है वो क्या था, इस पे देखते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है वो अहिंसा पर जोर देते हैं, साथ ही साथ सत्याग्रह। ठीक, दो चीजें हैं यहाँ पर हम समझेंगे, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा का मतलब है कि बिना किसी मारपीट, लड़ाई झगड़ा या किसी को जान से मारे अपना काम करवा लेना। ठीक, ये सत्याग्रह मतलब जहां गलत हो रहा है, जो गलत है वहां पर सही के लिए, सत्य के लिए आग्रह करना मतलब निवेदन करना कि भाई ये गलत हो रहा है, तो इसको जो है थोड़ा सा सही कर लो। मतलब ये गांधी जी की थी ऐसी। ठीक, ये चीजें हैं। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि गांधी जी काफी विनम्रता पूर्वक अपना काम करवाने में विश्वास रखते हैं। ठीक, इतना स्पष्ट हुआ। अब इन्होंने कैसे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राजनीति के नायक बन गए, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, गांधी जी बाद में हिंसक भी हो जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। जब वो कहते हैं करो या मरो का नारा जब देते हैं, तो करो या मरो का मतलब होता है आजादी के लिए संघर्ष करो या मर जाओ। ठीक, यानी कि आजादी प्राप्त करो किसी तरह से, या तो फिर उससे बेहतर है कि मर जाना। तो सिंपल सी बात है, मरना हो चाहे मारना हो, हिंसा दोनों तरह से होती है। बाद में गांधी जी इस सिद्धांत को देते हैं, हालांकि समझ में नहीं आता कि ये बात इन्होंने क्यों कही कि करो या मरो। जब ये अहिंसा के पुजारी थे तो उन्होंने बाद में हिंसा की बात क्यों की? वो परिस्थिति जन रहा होगा, हो सकता है परिस्थितियां वैसी बन गई हो और इनको लगा हो, बाद में आभास हुआ हो कि जिस मार्ग से हम चल रहे हैं उस मार्ग से शायद आजादी नहीं मिल सकती, या हो सकता है कि इनका पहले से प्री प्लान रहा हो कि हम धीरे धीरे इसको आगे लेके आएंगे लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि पहले धीरे धीरे लोगों को आत्मबल प्रदान किया जाए, लोगों के अंदर साहस आए अंग्रेजों के सामने खड़े होने की, फिर अंग्रेजों के सामने कुर्सी पे बैठ जाने की, फिर अंग्रेजों के सामने बिस्तर पे सोने की, फिर अंग्रेजों के सामने धीरे धीरे, मतलब कहने का यह है कि स्टेप बाय स्टेप भारतीयों को गांधी जी मजबूती दे रहे थे, मानसिक रूप से उनको बलवान बना रहे थे कि एक दिन ऐसा इनको बना लेना है कि अंग्रेजों से लड़ने को तैयार हो जाए। हो सकता है ऐसा उनका रहा हो। तो आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन रहे हैं, आंदोलन कार्यक्रम जो रहे हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो गांधी जी के 3 बंदर थे, जैसे वैसे ही यहाँ पर हम गांधी जी के 3 आंदोलनों को सबसे पहले देखेंगे। 3, 1, 2, 3। ठीक, इस वीडियो में हम केवल 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है चंपारण। ठीक, तिथिक्रम के बारे में 1917 ईस्वी, बिल्कुल कंफर्म रहना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल आंदोलन।
1918, ठीक, ये 15 अप्रैल को होता है, 15 अप्रैल, ठीक। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में पड़ता है, ठीक, अहमदाबाद भी वही है, चंपारण बिहार में है। चंपारण कहाँ है? बिहार। बिहार में जो गोरखपुर का जो क्षेत्र है, गोरखपुर के क्षेत्र से जैसे आप बढ़ेंगे, सिवान और छपरा का क्षेत्र पड़ता है बिहार में, और वहीं पर सिवान से सटा हुआ जिला है चंपारण, ठीक, चंपारण। और ये जो है चंपारण, ये भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक, यानी भारत नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है। अब शुरुआत हम यहीं से करेंगे। चंपारण में होता क्या है, एक प्रणाली थी तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया प्रणाली। ये क्या होता है तिनकठिया प्रणाली? देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए उस समय कृत्रिम रंग, जो आजकल कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे कृत्रिम रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक रंग था नील, नील आज भी प्रयुक्त होता है कपड़े वगैरह को रंगने में। तो जो नील था वो उस समय खेती करके लताएं होती थी, उसकी लताओं से उसका जो रस निकलता था उससे बनाया जाता था। उसके जो बीज होते थे, लता होती थी उसमें बीज लगते थे, बीजों से नील निकाला जाता था, कलर, ठीक। उसका प्रयोग होता था कपड़ों में, जिससे व्हाइट कॉटन के कपड़े कलरफुल थोड़े से हो जाते थे, अच्छे लगते थे। कृत्रिम रंगों का आविष्कार न होने के कारण अंग्रेजों ने जो अपने यहाँ फैक्ट्री बनाई तो सोचा कि इन फैक्ट्रियों में जो कपड़े के रंगने का काम है उसके लिए नील होनी चाहिए। तो नील कहाँ से आए? तो नील के लिए उन्होंने कहा भारत सबसे बेहतर है। अच्छा, भारत में इनकी शासन व्यवस्था थी तो इनको यह भी पता था कि भारत में हम चाहेंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। इन्होंने भारत से नील की मांग शुरू की, यानी भारत से नील का आयात शुरू किया, नील भारत से उत्पादित होकर जाने लगी। अब जब अंग्रेजों ने इसका प्रयोग करना बड़े स्तर पे शुरू कर दिया तो मांग बढ़ गई, मांग बहुत ज्यादा हो गई अंग्रेजों से, अंग्रेज इसको ज्यादा खरीदने लगे। तो भारतीयों को लगा कि जो नील है इसका उत्पादन फायदेमंद है, क्योंकि अंग्रेज इसको रेगुलर खरीद के ले जा रहे हैं, अगर इसका उत्पादन हम शुरू कर देते हैं तो हम धनी हो जाएंगे। अंग्रेजों ने भी एक चाल चली, उस चाल के अंतर्गत भारतीयों से एक समझौता कर लिया। इस समझौते में कहा गया कि 1/3 भाग, यानी आपकी जितनी खेती है, अगर आपके पास 30 बीघा जमीन है तो उसमें से 10 बीघा आप नील की खेती करोगे, ठीक। और उसके लिए अलग से टैक्स निर्धारित कर दिया नील की खेती के लिए। ये जब तक मांग थी तब तक तो व्यवस्था चलती रही। लेकिन होता क्या है कि जर्मनी में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया, और कृत्रिम रंगों के आविष्कार हो जाने से नील की जो मांग थी वो हो गई बंद। तो भारतीयों ने सोचा कि हम नील की जब मांग नहीं है तो उत्पादन करना बंद कर दें। लेकिन अंग्रेजों ने इस समझौते का हवाला दिया, कहा नहीं, तुमने हमसे समझौता किया है कि हम इतने पे नील की खेती करेंगे, आपको करना पड़ेगा और उसका टैक्स हमको देना पड़ेगा, आप बंद नहीं कर सकते। अब उत्पादन हो रहा है, कोई लाभ नहीं है उससे, तो ऐसे में क्या करें? भारतीय किसान परेशान होकर एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, ये भी वहीं के थे। ये पहुंचे गांधी जी के पास, गांधी जी को अपनी समस्या बताई कि ऐसी स्थिति है। गांधी जी निकल पड़े लाठी लेकर अंग्रेजों को मारने, और पहुंच गए चंपारण। वहां के कमिश्नर जो थे उनसे अपनी बात रखी और जनता को एक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए कहा। व्यवस्था का दबाव बढ़ा तो कमिश्नर या फिर कहिए कि अंग्रेज सरकार ने इनको इस समझौते से
मुक्त कर दिया और इस प्रकार इन्हें अनावश्यक जो कृषि करनी पड़ती थी नील की वो करने से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से ये चंपारण का पहला आंदोलन संपन्न होता है जो नील आंदोलन कहलाता है। नील के उत्पादन में जो समझौता भारतीयों ने किया था उस समझौते से मुक्ति पाने के लिए गांधी जी गए और उनको मुक्ति दिलाई। ठीक, अब इसके बाद अहमदाबाद, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। होता क्या है कि 1917 में प्लेग महामारी जैसे इस समय भारत में चल रही है प्रेजेंट में 2020 गेम में 2020 में कोरोना चल रहा है अभी। ठीक, तो ऐसे ही 17 में प्लेग फैला था। ठीक, और एक चीज बता दें 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला था। इस स्पेनिश फ्लू में भारत में 1.220 से 1.30 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी कि 101 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की संख्या में लोग मारे गए थे, यानी मरे थे। इससे हुआ क्या, वापस आते हैं हम लोग 1917 की बात पर। प्लेग फैला और प्लेग जब फैला तब जो मिल मालिक थे इन्होंने इन मजदूरों का बोनस बढ़ा दिया। लेकिन जब प्लेग समाप्त हुआ 18 में तो ये बोनस कैंसिल कर दिया। जो यहाँ के मिल मजदूर थे उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का प्लेग बोनस नहीं था, ये तो हमारी मजदूरी में वृद्धि थी। जबकि मिल मालिकों ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो, हमने आपके सैलरी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया था, हमने प्लेग महामारी फैलने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए बोनस दे दिया था। ठीक, ये संघर्ष चलता रहा। ये जो मजदूर थे ये पहुंचे गांधी जी के पास और गांधी जी पुनः एक बार लाठी लेकर चल दिए। लाठी लेकर जब पहुंचे तो इनकी मदद, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ये है, एक है अंबालाल साराभाई। ठीक, ये दोनों भाई बहन हैं, ये बहन है और ये भाई साहब हैं। ठीक, लेकिन अनुसुईया बेन ने गांधी जी की मदद की और गांधी जी को सहयोग किया अंबालाल साराभाई के खिलाफ। अंबालाल साराभाई मिलें उनके जो मालिकों का एसोसिएशन था उसके अध्यक्ष थे। तो इनके खिलाफ गांधी जी की अनुसुईया बेन ने मदद की और लास्ट में जो मिल के मालिक थे उनको झुकना पड़ा और 35% यानी जो तनख्वाह मिलती थी, जो सैलरी मिलती थी उसका 35% बोनस के तौर पर इनको देना पड़ा रेगुलर। ठीक, इस तरह से ये समस्या हल होती है अहमदाबाद मिल की। और इसी 18 में खेड़ा गुजरात यहाँ पर फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट हो गई लेकिन अंग्रेज अधिकारी रेगुलर आ रहे थे कर की वसूली करने के लिए। कृषक वर्ग परेशान था, भाई खाने को नहीं है तो टैक्स कहां से दे दें। ऐसे में फिर से गांधी जी को याद किया गया। गांधी जी पहुंचे और लोगों से भूख हड़ताल करने के लिए कहा। ठीक, और कहा कि हम कर नहीं देंगे, चाहे जो करना है कर लो। ठीक, ऐसा गांधी जी ने कहा अंग्रेजों से कि तुमको जो करना है जाओ कर लो, हम कर नहीं देंगे। ठीक, इस भूख हड़ताल का ये असर हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और कर जो था वो माफ कर दिया गया। ठीक, इस तरह से गांधी जी ने शुरुआती दौर में 3 सफल आंदोलन किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक, इसमें 17 में, 18 में और 18 में, कंफ्यूज नहीं होना है।
कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में, अहमदाबाद कब हुआ, 18 में, खेड़ा सत्याग्रह 18 में, ठीक, ये 1918 ईस्वी, ठीक, इतना याद रखना है, ठीक। तो होता क्या है कि मतलब हमने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और स्थापना के बाद इन्होंने अपनी विचारधारा जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, सत्याग्रह पर आधारित थी, उसको अपनाते हुए विभिन्न चरणों में देश में सुधारवादी आंदोलन किए और अंग्रेजों से लोहा लेना आरंभ कर दिया, यानी अंग्रेजों से इनकी खटापट शुरू हो गई, ठीक। तो इसके आगे हम गांधी जी के अन्य आंदोलनों को क्रमवार देखेंगे। फिलहाल ये 3 हो गए, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।